हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरयूसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से, जो कि भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। मानव भूगोल का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है, आपको बताना है। तो मानव भूगोल यह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रों के आधार पर अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल यह विज्ञान है, वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रों के आधार पर अध्ययन करते हैं। रेटलेज के अनुसार मानव भूगोल मानविक समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाकलापों के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है कई बार एग्जाम में आया हुआ है और 2020 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है, मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन से हैं? सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन से हैं। जो मानव भूगोल है उसके प्रमुख उपागम कौन से हैं, आपको इसका आंसर बताना है। इसका फर्स्ट पॉइंट रहेगा अन्वेषण और विवरण, दूसरा प्रादेशिक विश्लेषण, तीसरा क्षेत्रीय विभेदन, चौथा स्थानीय संगठन, पांचवा मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा छठा भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स चौथा, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का विज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा आपको स्पष्ट करना है आंसर। तो प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। जैसे घर्षण व ऊष्मा की सोच ने आग की खोज में सहायता की। डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता की। वायु की गति के नियमों के प्रयोग से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकसित किए गए। पांचवा क्वेश्चन रहेगा, प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है, और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। कैसे पड़ती है मानव प्रयासों पर छाप? तरंगित पहाड़ियों में चरागाहों का उपयोग, महासागरों का समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग, तटों पर समुद्री पतन, उच्च भूमियों पर स्वास्थ्यु विश्राम स्थल, अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण और कृषि नगर पुलों का निर्माण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा छठा, निश्चयवाद की अवधारणा की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या मानव के प्राकृतिकरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो निश्चयवाद की अवधारणा क्या थी? इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा निर्धारित तथा नियंत्रित होते हैं। प्रकृति की सीमाओं के अंदर मनुष्य रहता है। मनुष्य के विकास में निम्न प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है और मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में रहते हैं। आज भी आदिवासी जंगलों में प्रकृति प्रदत्त चीज़ों पर निर्भर है, मतलब जो आदिवासी हैं जो उनको प्रकृति में मिलता है उसी पर निर्भर रहते हैं। सातवां क्वेश्चन रहेगा, मानव भूगोल में संभावनावाद की 3 विशेषताएं बताइए। आपको इस क्वेश्चन में मानव भूगोल की संभावनावाद की विशेषताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी 3 विशेषताएं यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारपरक विचारधारा की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारपरक विचारधारा की 3 प्रमुख विशेषताएं कौन सी विशेषताएं हैं? कल्याणपरक विचारधारा की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। कौन, कहाँ, क्या और कैसे कल्याणपरक विचारधारा के मुख्य बिंदु हैं।
इस विचारधारा में प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषय व नगरी स्लम, झुग्गी झोपड़ी समूह आदि सम्मिलित किए जाते हैं। असमानता की समस्या पर विचार करने और समाधान ढूंढने के लिए इस विचारधारा का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव भूगोल के अध्ययन के लिए लुसियन फेब्रे ने किस विचारधारा का अनुसरण किया? इस विचारधारा की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस विचारधारा की विशेषताएं कौन सी हैं? मानव भूगोल का अध्ययन करने के लिए लुसियन फेब्रे ने संभावनावाद का अनुसरण किया। किसका अनुसरण किया था? संभावनावाद का अनुसरण किया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। इस विचारधारा में मनुष्य को प्रमुख स्थान दिया गया है। जो संभावनावाद था उस विचारधारा में मनुष्य को जो है प्रथम स्थान दिया गया, प्रमुख स्थान दिया गया। प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पर्यावरण मनुष्य के सामने कुछ विकल्प, कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। और लास्ट पॉइंट रहेगा इसमें, प्राकृतिक पर्यावरण निष्क्रिय है और मनुष्य सक्रिय। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरी देखा करें और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नियतिवाद तथा संभावनावाद में अंतर स्पष्ट करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। संभावनावाद और नियतिवाद में क्या अंतर है? संभावनावाद जो होता है, इस विचारधारा के मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ हैं तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लाभ के लिए प्रयोग कर सकता है। नियतिवाद में क्या होता है? इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट इसमें, मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। और इधर मानव की आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतया प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे। विडाल डी ला ब्लसा तथा लुसियन फेब्रे का इस विचारधारा को मानने वाले थे। रेटलेजेल, रिटर, हम्बोल्ट, हंगिटन आदि नियतिवाद के प्रमुख समर्थक थे। फिर संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। नियतिवाद सामान्य मानव को एक निष्क्रिय कारक समझते हैं जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है और प्रादेशिक भूगोल क्या होता है, इसमें अंतर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है। प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है। यह अध्ययन एकाकी रूप में होता है और प्रादेशिक भूगोल में यह अध्ययन समाकलित होता है। यह अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर निर्भर होता है। यह अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। यह अध्ययन खोज व तथ्यों को प्रस्तुत करता है और यह किसी प्रदेश के भौतिक वातावरण तथा मानव के बीच संबंध को प्रकट करता है। फिर है लघु उत्तरी प्रश्न, नव निश्चयवाद की 3 प्रमुख विशेषताएं बतानी है आपको। तो यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है। पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। रुको और जाओ नव निश्चयवाद की विचारधारा पर बल देते हैं। अगर पूछा जाए कि रुको और जाओ किस वाद पर, किस धारा पर बल देते हैं, तो नव निश्चयवाद। इस विचारधारा को निग्रिथ टेलर ने प्रस्तुत किया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि चैप्टर 1 से हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।